मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये नया अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है। उस संबंध देश में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर विकास की दृष्टि से देखें तो विकास का मूल भी नहीं फूटा है। शिक्षा क्षेत्र खत्म है, स्वास्थ्य क्षेत्र खत्म है, लेकिन यह सत्ताधारी पार्टी जो कि शक्तिशाली पार्टी है, इनको इधर का ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। और ये लगभग 2/3 बहुमत वाली सरकार है। अभी 1-2 नहीं पहुंच रहा है, वह बात अलग है। तो इतना जबरदस्त पार्टी, और वह अभी सब चीज छोड़ के वो एक अध्यादेश लाकर छोटा छोटा पार्टी को टुकड़ा करने की योजना बना रहा है। और इसका सोचाई है कि छोटे दल को हम टुकड़ा कर लें और टुकड़ा करके हमारे प्रधानमंत्री की जो सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है ओली साहब के, उसमें कुछ सांसद को प्रवेश करवा। अब देखिए, कुछ सांसद उसमें चले जाने से क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये माले और नेपाली कांग्रेस अभी सबसे बड़ी पार्टी में है। तो केपी शर्मा ओली जी का जो ध्यान है वह यह है कि छोटा सा पार्टी को अगर हम एमएलए में प्रवेश करा लें तो उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। और यही दिमाग उनके पास काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं खुरपाती दिमाग। ये खुरपाती दिमाग जो है सो केपी शर्मा ओली को जब से प्रधानमंत्री बने हैं और जब वो सत्ता में आते हैं तब वो इसी में लगे रहते हैं कि कुछ न कुछ दूसरे को कैसे टॉर्चर किया जाए। और वही टॉर्चर का उद्देश्य लेकर अभी ये छोटे दल को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए एक अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कहा जाता है कि रविवार को बलुआटार में इन्होंने बैठक की, जिसमें प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा जी को बुलाया गया। और कहा जाता है कि देउबा जी उस समय हाँ ना में जवाब नहीं दिए, लेकिन देउबा जी को कुछ कन्विंस करने में वो सफल भी हो गए। देउबा साहब वहाँ ये कहकर गए कि पार्टी के अंदर राय सलाह लिया जाएगा। देउबा जी जाकर अपने महासचिव गगन थापा से भी बात की है। और बाहर जो बात आई है उसमें बताया जाता है कि गगन थापा को वो समझा रहे थे और समझाने में कुछ सफल भी हो गए। लेकिन उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि आगामी अध्यक्ष के दावेदार हैं, शेखर कोइराला ने इसका जबरदस्त विरोध बहुत पहले से कर रखा है। उन्होंने विराटनगर में खुलेआम विरोध कर दिया है कि ये चीज घातक होगा। अब बात है कि शेर बहादुर देउबा क्या करेंगे। क्या शेर बहादुर देउबा अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, उन्होंने अब सतर्कता अपना लिया है। अब वो समझ गए हैं कि अगर यह अध्यादेश, अभी का अध्यादेश जो है उसमें बताया जा रहा है कि 40 सांसद और 40 कार्यकारी सदस्य मिलकर पार्टी तोड़ सकते हैं और किसी पार्टी में जा सकते हैं और 5 वर्ष तक यह लागू होगा। लेकिन ओली साहब जो अध्यादेश ला रहे हैं उस अध्यादेश में 40 को 20 कर दिया गया है और 20 सांसद और 20 कार्यकारी सदस्य मिलकर पार्टी टुकड़ा कर सकते हैं। और ये करीब करीब ओली साहब अपने पार्टी में सभी नेताओं को तो मिला ही चुके हैं, क्योंकि उनके पार्टी में कोई व्यक्ति विरोध करने वाला है नहीं। और नेपाली कांग्रेस अगर साथ दे देती है तो ये अध्यादेश पारित हो जाता है। और ये पारित होकर सबसे पहले क्या होगा तो आपको माधव नेपाल की पार्टी जो है एकीकृत समाजवादी पार्टी, उसके कुछ सांसद जाने को आतुर हैं और उसमें से कुछ लोगों को एमएलए ओली साहब तानेंगे और उसमें से 5 सांसद तैयार है जिसको कि अपने पार्टी में लेंगे।
है। इधर जसपा पार्टी है, उसको भी तोड़ने की तैयारी में है। एक प्रदीप यादव जी की पार्टी है, अब अभी ये पार्टी टूटकर अलग हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ सांसद है जो कि अब प्रदीप यादव और नवल किशोर साहब रुष्ट हैं। यानी कि वो लोग देख रहे हैं कि ये दोनों व्यक्ति मंत्री पद में चिपक के रहना चाहते हैं, इसलिए ये पार्टी तोड़ना चाहते हैं। अगर प्रदीप यादव की पार्टी विभाजित होती है तो इसमें से भी 2-3 सांसद ओली साहब के पक्ष में चले जाएंगे। उसके बाद उनकी जो चाल है वह है रासपा पार्टी, जो रवि लामी-छाने की पार्टी, उसको भी उस हथियार से विभाजित कर सकते हैं। और फिर रह गया जनमत पार्टी, उसमें भी बहुत असंतुष्टि है, तो जनमत पार्टी से भी 2-4 सांसद को अपनी ओर तान के ओली साहब की पार्टी एमएलए जो है सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अब इसमें इसके अंदर का रहस्य क्या है कि जब वो बड़ी पार्टी हो जाएगी तब निश्चित रूप से शेर बहादुर देउपा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दोनों चीज, अगर यह अध्यादेश आ जाता है तो कल नेपाली कांग्रेस ही एकत्रित रहेगी, यह कौन कह सकता है। कल इसका जो नया नेता है उसका दिमाग किस तरह काम करेगा, हो सकता है 10-20 को लेकर वो भी अलग हो जाए। तो इस चीज को नेपाली कांग्रेस करीब करीब अब समझ गई है। देउपा साहब थोड़ा देर से समझते हैं। मैं बता दूं, उसी पर आज के नया पत्रिका ने लिखा है, उसमें उसका रिपोर्ट है कि कांग्रेस ओली को नियत प्रति सशंकित छ, एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर 5 सांसद एमालेमा लैजाने ओलीको रणनीति थियो। अहिले नै अध्यादेशमा समर्थन जनाए भविष्य का लागि यो कदम प्रतिकूल हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ थियो। कांग्रेस भित्र एमालेले अन्य दल फुटाएर जोड्ने र संसदको ठूलो दल बनेर संविधानको धारा 76(3) अनुसारको सरकार गठनको खतरा रहने ओल्याएका थिए। यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी प्रति देउपा उदार हुँदा पनि ओलीको चाहना पूरा हुन सकेन। अब देखिए, शेर बहादुर देउपा, हालांकि कल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी और इसी अध्यादेश के लिए बुलाई गई थी कि वहां से पास करके इसको भेजा जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस का यह जवाब आया तो बैठक नहीं हो पाई और यह अध्यादेश पास नहीं हो पाया। बताया जाता है कि 2077 बैसाख में ओली साहब ने ही यह अध्यादेश लाने की तैयारी किया था और उसी समय दल विभाजन करके वो शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सफल नहीं हुआ, बहुत उसका विरोध हुआ। लेकिन 2078 भदौ में उस समय शेर बहादुर देउपा प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री देउपा ने यह अध्यादेश लाया और यह अध्यादेश लाकर एमएलए पार्टी ही तोड़ दिए, जिसमें कि माधव नेपाल अलग हुए और जसपा टूटा, जिससे कि लोकतांत्रिक पार्टी बनी। तो ये ऐसा हथियार है जो सब करीब करीब प्रयोग कर चुका है और उसमें यह तोड़ने में उस समय प्रचंड जी का हाथ था और बाद में वही प्रचंड जी अभी आकर थोड़ा सॉफ्ट हो गए और सॉफ्ट होकर जसपा नेपाल को तोड़ दिया और वो पार्टी 5-7 सांसद को लेकर अलग हुए थे और उसको फिर से तोड़ने का प्रयास अभी ओली साहब कर रहे हैं अपने को। तो यह स्पष्ट है कि ओली साहब अपना चाल चल रहे हैं। उनका दिमाग जो है, ओली साहब का दिमाग, यह तो मानना पड़ेगा, अभी तक नेपाल का इतिहास अगर देखा जाए तो इतना
जिसको ब्रेन कहा जाए, जिसको हम लोग मैथिली में कुड़फाती दिमाग कहते हैं, वह कुड़फाती दिमाग ओली साहब का है, जो कि वो चुपचाप सही तरीका से रह ही नहीं सकते हैं। अभी देश में जितना बाढ़ के कारण हुआ है और जो उन पर आरोप लग रहा है, उनका पार्टी कार्यालय निर्माण के लिए जो अरबों का संपत्ति दान में ले लिए हैं, उस पर जो उनका आरोप लग रहा है, किसी को वह परवाह नहीं करते हैं। और वो परवाह किए बगैर यह चाल उन्होंने अभी चल दिया है। इसको कुड़फाती दिमाग कहते हैं। चूंकि यही कुड़फाती दिमाग से ओली साहब अभी अब चाह रहे हैं, जो अगर वो मजबूत हो जाए तो कल शेर बहादुर देवबा को नीचे दबा के रख सकते हैं। देखिए सरकार कितनी अच्छी तरीका से चल रही है, कहीं इतना शक्तिशाली सरकार है, न गिरने का डर है, न किसी चीज का डर है। और उस सरकार में ये बीच बीच में जोखिम, जो पहिरो कहता है नेपाली में, वह लाने का प्रयास हो रहा है। और इसमें शेर बहादुर देवबा जी को भी समझना पड़ेगा कि वो चुपचाप चले जाते हैं, बलुआटार में बात कर लेते हैं, उसमें उनको तो पूरी सतर्कता अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर इस तरह चले तो 1-1.5 साल के बाद में शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि इस तरह का कुड़फाती कोई साजिश सफल नहीं हुआ तब, तो वो इस तरह का क्यों खतरा मोल लेना चाह रहे हैं शेर बहादुर देवबा? उन्हें तो स्पष्ट करना पड़ेगा अब कि तुमको चलना है तो सीधा सरकार का जो एजेंडा है, जो विकास का, वह एजेंडा लेकर आगे बढ़ो। और इसमें अगर ये नहीं स्ट्रिक्ट होंगे देवबा जी, तो इनका भी भविष्य ठीक नहीं है। और उधर मानना पड़ेगा इनको, डॉक्टर शेखर कोराला को, जिन्होंने कि यह सुनकर विराटनगर से ही आवाज उठाना शुरू कर दिया कि यह गलत काम नहीं करो। और आज छोटे दलों को टुकड़ा करने की स्थिति भी नहीं है। हालांकि तुम अध्यादेश जो भी ले आओ, अंतिम चीज जो है सो जनता के हाथ में। कांतिपुर भी लिखा है कि लोकतांत्रिक अभ्यास लेके भंश भन्ने प्रमुख विषय, जो कसई को पालामा भए पनि शासकीय शक्ति दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजन गरिनु आलोचना कई विषय हो। साना दल फुटाउने उद्देश्य सहित अध्यादेश ल्याउन सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू चरणबद्ध भेटघाटमा छन्। सत्ता पक्षको योजनामा प्रतिपक्षी दल विभाजन भएमा यो प्रणाली थप अर्को पटक आहत हुनेछ। तो जो स्थिर से चल रही है, उसमें अगर इस तरह की अस्थिरता लाई जाती है तो निश्चय ही न एक दिन आएगा न ओली साहब रहेंगे और न देवबा रहेंगे। आज रवि लामे छाने अंदर गया है और वह दिन दूर नहीं है जबकि इन दोनों को भी पकड़कर अंदर रखा जा सकता है। इसलिए सत्ता के आड़ में और सत्ता के घमंड में अगर कोई रहना चाहता है और कोई दिखाना चाहता है तो वह सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलती है। मित्रों, आपके समक्ष मैंने अभी बर्निंग टॉपिक पर जो मुद्दा है वह रखा आपको, आपके यहाँ। आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।